हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल वेव। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी के इस ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ेंगे लूप इन सी लैंग्वेज पार्ट 2। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लूप को हम सी लैंग्वेज में क्यों यूज़ में लेते हैं, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस ये होते हैं और लूप्स के कितने टाइप होते हैं। यहाँ हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि हमने ये एग्जाम्पल लिया था। इस एग्जाम्पल में किसी भी पर्टिकुलर लूप में मैंने आपको बताया था कि 3 जो मेन पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम कंसीडर करते हैं वो होते हैं इनिशियलाइजेशन, कि किसी भी वेरिएबल जिसके ऊपर आप लूप अप्लाई करने वाले हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक काउंटर वेरिएबल होता है जो कि इस लूप को कंट्रोल करता है और यही डिसाइड करता है कि ये लूप कब टर्मिनेट होगा। तो सबसे पहले हम उस वेरिएबल के लिए इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसके बाद उस काउंटर वेरिएबल पे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी स्टेटमेंट हम लूप की बॉडी में लिखते हैं वो स्टेटमेंट प्रिंट होता है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो वो लूप से बाहर जाके मेन फंक्शन की बॉडी से बाहर चला जाता है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है कि हम उस वैल्यू के अंदर, उस वेरिएबल की वैल्यू में किस तरह से चेंजेस करते हैं, जिससे कि एवरी टाइम जब कंडीशन चेक हो तो उस वेरिएबल की वैल्यू में चेंजेस होती रहें, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर कंडीशन तक के लिए ही अप्लाई रहे और उस पर्टिकुलर कंडीशन के बाद वो लूप टर्मिनेट हो जाए। मैंने आपको बताया था कि लूप्स को हम इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, जो कि पूरी तरह से उसमें दी हुई कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ही वो लूप की बॉडी के अंदर जाके लिखे हुए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो लूप की बॉडी से बाहर आ जाता है। यहाँ पर हमने 3 तरह के लूप्स पढ़े थे, जिसमें व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप पढ़ा था। व्हाइल लूप के सिंटैक्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें हम पहले व्हाइल कीवर्ड को यूज में लेते हैं और उसके बाद ब्रैकेट में कंडीशन लिखते हैं, जो कि हमने लास्ट प्रोग्राम में i <= 5 लिखी थी। ये कंडीशन हम किसी भी रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से लिख सकते हैं। इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं कंडीशन ट्रू होने पे, वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हैं। मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपको ये भी बताया था कि किस तरह से ये व्हाइल लूप वर्क करता है, तो मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम के रेफरेंस में मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि ये लूप किस तरह से वर्क करता है। यहाँ सबसे पहले मैंने i की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, i नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि int टाइप का है। इसके बाद मैंने क्लियर स्क्रीन करने के लिए, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR फंक्शन का यूज़ लिया है। फिर मैंने व्हाइल कीवर्ड अप्लाई करके कंडीशन लिखी है i <= 5। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता है कि i की वैल्यू 1 है। इस i की वैल्यू 1 यहाँ पे रखने पर ये कंडीशन ट्रू होती है और ये इस स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये व्हाइल लूप किस किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले ये कंडीशन चेक करता है, जो भी कंडीशन हमने यहाँ ब्रैकेट में दी हुई है। इसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो लूप के अंदर एंटर करता है, अदरवाइज ये इस लूप को टर्मिनेट कर देता है। और अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये प्रोसेस परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। तो ये किस तरह का प्रोसेस परफॉर्म करता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। हम देखते हैं कि अगर इस कंडीशन जिसमें i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करी है और कंडीशन में मैंने लिखा है i <= 5, इस कंडीशन के ये लूप कितनी बार चलता है। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि i की वैल्यू 1 है, तो 1 <= 5, कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती है। कंडीशन यहाँ ट्रू होने के बाद जो भी हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर i के ऊपर मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया है, जिसका मतलब i की वैल्यू में 1 वैल्यू ऐड कर देना होता है। तो i+1 इट मीन्स कि 1 + 1 और i की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाती है। तो फिर यहाँ पर ये i की वैल्यू 2 हो गई है, तो i की वैल्यू 2 के लिए ये लूप में कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन ट्रू होती है, फिर से ये इस इंस्ट्रक्शन को प्रिंट कर देगा आउटपुट स्क्रीन पर। फिर ये i की वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट करेगा और i की वैल्यू को 2 से 3 कर देगा। फिर कंडीशन चेक होगी और कंडीशन ट्रू होगी, उसके बाद फिर से ये वर्ड प्रिंट हो जाएगा जो कि हमने printf स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है। फिर इसके ऊपर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू 3 से 4 हो जाती है और 4 के लिए फिर से ये कंडीशन चेक करने पर ट्रू माना जाता है और ट्रू होते ही फिर से ये इसे प्रिंट कर देता है।
फिर यहाँ पर हमने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया है। इस तरह से यहाँ पर फिर से ये कंडीशन ट्रू होने के बाद इस वर्ड को प्रिंट कर देगा। अब आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि i की वैल्यू 5 + 1 = 6 हो गई है। अब अगर हम इसे कंडीशन में रखते हैं तो i की वैल्यू 5 से बड़ी हो रही है, ना तो ये इसके बराबर हो रही है ना इससे छोटी है, तो ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होगी। जैसे ही कंडीशन यहाँ फॉल्स होगी आपका जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाएगा। इस तरह से आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो आपको लूप को यूज़ करने के लिए इसके मैकेनिज्म को समझने की बहुत ज़रूरत है, और अगर आपको इसका मैकेनिज्म समझ में आ जाता है कि ये लूप किस तरह से प्रोसेस कर रहा है तो आप एक अच्छे तौर पे लूप को सी लैंग्वेज में यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के लूप के सिंटैक्स और उनके एक एग्जाम्पल के साथ उनकी प्रोसेसिंग को समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने वाइल लूप लिया है। वाइल लूप को मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। वाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोलर लूप भी बोलते हैं। आप प्रीवियस प्रोग्राम में देखेंगे कि जब तक कंडीशन ट्रू या फॉल्स नहीं होती है तब तक इसकी बॉडी के अंदर जो भी प्रोग्राम है वो प्रोसेस नहीं होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ही ये कंट्रोल को अपनी बॉडी में एंटर करने देता है, इसीलिए इस लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। इसी तरह से सेकंड डू वाइल लूप होता है, जिसमें सिंटैक्स में हम यहाँ पर वाइल लूप में हम यहाँ पर वाइल लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर वाइल की जगह हम डू लिखते हैं और वाइल को स्टेटमेंट के एंड में कर्ली ब्रेसेस लिखने के बाद यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के जो डू वाइल लूप होते हैं उन्हें हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, और इन्हें एग्जिट कंट्रोल इसलिए बोलते हैं कि जिस तरह से कंडीशन ट्रू होने पर ही वाइल लूप अपने बॉडी के अंदर कंट्रोल को एंटर होने देता था, उसी तरह से यहाँ पर एग्जिट होने के टाइम पर ये कंडीशन चेक करता है। मतलब आप अगर डू वाइल लूप को यूज़ में लेते हैं तो आपका जो कंट्रोल है एक बार तो उस कोड को एग्जीक्यूट कर ही देगा और उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है। तो यहाँ पर जब ये एग्जिट करता है इस लूप से तब इस कंडीशन को चेक करता है, इसीलिए हम इसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल में देखेंगे कि मैंने इंटीजर i की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया है। डू यहाँ पे लिखा है जो कि एक कीवर्ड है। यहाँ प्रिंटफ स्टेटमेंट में मैंने सेटी प्रिंट किया है और यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया है, और कंडीशन में मैंने वही कंडीशन यहाँ दी है जो मैंने वाइल लूप में दी थी। तो यहाँ डू वाइल लूप के अंदर वाइल में जो मैंने कंडीशन लिखी है ये अगर फॉल्स होती है तो एग्जिट होते समय ये लूप को टर्मिनेट कर देगा और ये फिर से इस लूप के अंदर एंटर नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी ये फिर से इस लूप के अंदर एंटर होगा, अदरवाइज ये यहाँ से टर्मिनेट होकर और इस गेट स्टेज फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद मेन फंक्शन की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है वाइल लूप और डू वाइल लूप में। कई बार एग्जाम में वाइल लूप और डू वाइल लूप ना पूछ के आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि वाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं और डू वाइल लूप को हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। इसी तरह से थर्ड जो लूप है वो है फॉर लूप, जो कि सबसे ज़्यादा यूज में लिए जाने वाला लूप है। इस लूप के सिंटैक्स में आप देखेंगे कि हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और जो वेरिएबल की वैल्यू में चेंजेस करते हैं वो एक ही इंस्ट्रक्शन में कर देते हैं। यहाँ मैंने फॉर लूप लगाया है, इनिशियलाइजेशन किया है। जो इनिशियलाइजेशन मैं यहाँ पर कर रहा था वाइल और डू वाइल लूप में वो मैं फॉर लूप में यहीं पे कर दूंगा। उसके बाद मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा और कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू में मुझे चेंजेस करने हैं वेरिएबल के वो मैं कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गिव इंटीजर i नाम का एक वेरिएबल मैंने बनाया है। वाइल और डू वाइल लूप में मैंने इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही कर दिया था, लेकिन फॉर लूप के अंदर मैं ऐसा नहीं करता हूँ। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन के लिए मैं फॉर लूप के अंदर यहाँ पर इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करता हूँ। तो i की वैल्यू को हमने 1 से यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है और यहाँ आगे सेमीकोलन लगा के हमने इसमें कंडीशन लिखी है। कंडीशन लिखने के बाद मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी ये लूप यहाँ पर एंटर होता है। आप इसकी प्रोसेसिंग में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जब कभी भी कंट्रोल फॉर लूप पे आता है, फॉर लूप पे आने के बाद सबसे पहले वो इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है जिसमें हमने इनिशियलाइजेशन किया है। उसके बाद वो कंडीशन को चेक करता है। कंडीशन को चेक करने के बाद वो यहाँ नहीं जाएगा, वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो सीधे फॉर लूप की बॉडी में एंटर हो जाएगा और जो भी इंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पर लिखा है
उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन यहाँ से एग्जीक्यूट होगा उसके बाद वो इस थर्ड स्टेटमेंट के पास आएगा जिसमें हमने i की वैल्यू में पोस्ट इंक्रीमेंट अप्लाई किया हुआ है, जो कि i की वैल्यू को चेंज कर देता है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद ये i की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि ये i की वैल्यू 1 से 2 हो जाती है और फिर से ये कंडीशन चेक करता है और फिर इसको एग्जीक्यूट करता है। तो लूप का एग्जीक्यूट होने का तरीका सबका सेम है, बस सिंटैक्स यहाँ पे डिफरेंट दिए हुए हैं। फॉर लूप को हम अक्सर ज़्यादा बार यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ही फेमिलियर है, जिसमें हम एक ही जगह पर सभी तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को आपको टर्बो सी की स्क्रीन पर भी एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले प्रोग्राम में मैं यहां पर हेडर फाइल्स डिक्लेयर कर देता हूं। उसके बाद मैं यहां पर void मेन फंक्शन का यूज़ में लेता हूं। आप सभी को पता है, मैं मेरे पुराने वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि मैं मेन के आगे void क्यों लगाता हूं। फंक्शन के आप वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मेन के आगे मैं void क्यों अप्लाई करता हूं, क्योंकि हर तरह का फंक्शन किसी ना किसी तरह की कोई वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कंपाइलर को कि मेन फंक्शन किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है, जिससे कि ये जब भी हम इसे कंपाइल करेंगे इस प्रोग्राम को तो ये किसी तरह की कोई वार्निंग हमें ना दे। इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको फॉर लूप का एग्जांपल देने वाला हूँ। फिर मैंने CLR SCR फंक्शन यूज़ में लिया है, जो कि आउटपुट स्क्रीन से पुराने आउटपुट्स को क्लियर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। अब मैं यहाँ पर फॉर लूप का सिंटैक्स अप्लाई करता हूँ, जिसमें मुझे सबसे पहले i की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं i के लिए कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ, i इज़ लेस देन इक्वल टू 5। फिर मैं i की वैल्यू को चेंज करने के लिए पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ। और यहाँ फॉर लूप की बॉडी में मैं सिंपल इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ printf, और printf के अंदर मैं डिजिटल वेव वर्ड प्रिंट करा देता हूँ। तो यहाँ पर इस वर्ड को मुझे 5 बार आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना है, इसीलिए मैंने 5 बार लूप चलाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये प्रोग्राम बनके तैयार है। मैं इस प्रोग्राम को सिंपली सेव कर देता हूँ और उसके बाद कंपाइल करा के चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें कोई वार्निंग और एरर नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं इसको सिंपल रन करता हूँ और चेक करता हूँ कि हमारा आउटपुट आ रहा है। अब यहाँ पर डिजिटल वेव प्रिंट हो चुका है, लेकिन मैंने यहाँ पर /n नहीं लगाया है, इसलिए ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो इस अलग अलग डिफरेंट लाइन में प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे /n लगाना होगा। ठीक है, जिससे कि हर बार कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। तो आप यहाँ देखेंगे 5 टाइम डिजिटल वेव यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको फॉर लूप का कंसेप्ट या लूप का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर डिजिटल वेव नाम से फेसबुक पर हम अवेलेबल हैं। वहाँ पर हम डेली बेस पे कुछ एक्सरसाइजेज अपलोड करते हैं, वहाँ आप इन एक्सरसाइज को एक्सेस कर सकते हैं। उससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स में और डेवलपमेंट होगा। तो आप फेसबुक पर आज ही हमारे पेज को फॉलो करें, ज्वाइन करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।